कल्पना करना भी अम, सिहरन पैदा कर देता है। एक राजा है और उसके अभेद्य किले के बाहर दुश्मन की लाखों की फौज खड़ी है। और अंदर अन्न का एक दाना नहीं बचा है। बिल्कुल, पीने का पानी खत्म हो चुका है और मौत एकदम सामने खड़ी है। मतलब इस पूरी तबाही से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है। एक भगोड़े शरणार्थी को दुश्मन के हवाले कर देना है ना। हाँ, सिर्फ एक आदमी को सौंपना है। एक आम कूटनीतिक फैसला और सब कुछ बच सकता है। लेकिन वो राजा एक अलग ही मिट्टी का बना है। वो मौत चुनता है, अपना पूरा साम्राज्य खत्म कर देता है, पर उस एक आदमी को नहीं सौंपता। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के इस डीप डाइव में हम राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खंगाल रहे हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से ज्यादा खौफनाक है। कहानी रणथंभौर के चौहानों की, महान हमीरदेव चौहान की और 1301 ईस्वी के उस ऐतिहासिक प्रथम साका की। इस पूरी ऐतिहासिक गाथा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ये सिर्फ तलवारों के टकराव या किलों की घेराबंदी की बात नहीं है। तो फिर असल बात क्या है? असल बात है मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलू। मतलब ये इस बात का अध्ययन है कि कैसे किसी व्यक्ति का उसूल, उसकी वो हट उसे इतिहास में अमर कर सकती है और उसी के हाथों सब कुछ राख भी कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। हमीरदेव चौहान का अंतिम निर्णय नेतृत्व और वचनबद्धता की एक ऐसी मिसाल है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले उस रंगमंच को समझना बहुत जरूरी है जहां ये सब हुआ। मेरा मतलब है रणथंभौर का किला। हाँ, वो कोई ईंट पत्थरों का आम ढांचा नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके भूगोल को देखें ना, तो ये अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के मिलन स्थल पर बना एक प्राकृतिक चक्रव्यूह था। एक सुपर बंकर की तरह। एकदम सही शब्द है, सुपर बंकर। गहरी खाइलों और घने जंगलों के बीच एक ऊंचे पठार पर था ये। दुश्मन इसे तब तक देख ही नहीं पाता था जब तक वो इसके एकदम करीब ना आ जाए। ये बहुत सटीक अवलोकन है। इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी ढाल थी और यही कारण था कि दिल्ली के बड़े बड़े सुल्तानों की नींद इस किले को देकर उड़ी रहती थी। शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? इस राजवंश की नींव 1194 ईस्वी में पड़ी थी, जब पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन यहाँ चौहान वंश की शुरुआत की। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन। मतलब शुरुआत में संबंध ठीक थे। हाँ, लेकिन विडंबना देखिए कि जिसने इस वंश को स्थापित करने में मदद की, बाद में उसी दिल्ली सल्तनत के साथ इनका खूनी संघर्ष शुरू हो गया। और ये सफर चौहानों के लिए शुरुआत से ही खून से सना हुआ था ना। इल्तुतमिश जैसे शक्तिशाली सुल्तान ने सीधे मैदान में शासक वीर नारायण को नहीं हराया था। नहीं, उसने धोखे से दिल्ली बुलाकर उनकी हत्या करवा दी थी। और इसके बाद रजिया सुल्तान के सेनापतियों ने भी आक्रमण किए, मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गौरी ने, जिन्हें वाग्भट ने पूरी तरह विफल कर दिया। और फिर जैत्र सिंह का दौर आया, जिन्होंने नसीरुद्दीन महमूद और बलबन जैसे क्रूर सुल्तानों की फौजों का डटकर सामना किया। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। जी पूछिए। क्या इस किले की जो अभेद्य बनावट थी, उसने इन शासकों के भीतर एक ऐसा अति आत्मविश्वास भर दिया था कि वो दिल्ली की सत्ता से लगातार भिड़ रहे थे? अति आत्मविश्वास से ज्यादा मैं कहूंगा ये स्वतंत्रता की एक अदम्य चाह थी, जिसे भूगोल का पूरा समर्थन हासिल था। मतलब उन्हें पता था कि वो सुरक्षित हैं। बिल्कुल। जब आपके पास एक ऐसा दुर्ग हो जहां दुश्मन की भारी भरकम रसद आपूर्ति और घुड़सवार सेना जंगलों में फंसकर बेबस हो जाए, तो आप एक स्वायत्त सत्ता का सपना देख ही सकते हैं। हाँ, उन्होंने इस किले को केवल सुरक्षा का साधन नहीं माना, बल्कि अपनी संप्रभुता का प्रतीक बना लिया था। वो हार मानना जानते ही नहीं थे। इसी अजेय नींव पर वो शासक गद्दी पर बैठा जिसने रणथंभौर के गौरव को आसमान पर पहुंचा दिया। 1282 ईस्वी में महान हमीरदेव चौहान का राज्याभिषेक हुआ, जो इस कहानी के मुख्य नायक हैं। बिल्कुल। अब अमूमन होता यह है कि इतिहास में महान योद्धाओं की जो छवि पेश की जाती है, उसमें वो बस तलवार चलाते नजर आते हैं। क्या हमीरदेव भी सिर्फ एक आक्रामक लड़ाके थे? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ये सच है कि वो युद्ध कला में माहिर थे। मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में 17 बड़े युद्ध लड़े। 17? हाँ, और उनमें से 16 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अपने दिग्विजय अभियान के तहत उन्होंने धार के शासक भोज और मेवाड़ के रावल समर सिंह जैसे दिग्गजों को हराया। अरे वाह, मेवाड़ के रावल को भी? जी।
लेकिन उनका व्यक्तित्व केवल तलवार की धार तक सीमित नहीं था। वो एक प्रकांड विद्वान और कला के संरक्षक भी थे। ये बात सच में हैरान करती है कि जो राजा लगातार सैन्य अभियानों पर है, वो श्रृंगार हार नामक एक विस्तृत ग्रंथ की रचना भी कर रहा है। और यही पहलू हम्मीरदेव को एक साधारण राजा से एक महानायक बनाता है। उनके दरबार में बीजादित्य और उनके गुरु राघव देव जैसे उच्च कोटि के विद्वान थे। मतलब सांस्कृतिक माहौल भी बहुत समृद्ध था। बहुत ज्यादा। उन्होंने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवस्था भी बनाई, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के सम्मान में। वही जो रणथंभौर किले में वो 32 खंभों वाली छतरी है। बिल्कुल, 32 लाल पत्थरों के खंभों की एक बेहद शानदार न्याय की छतरी। कहा जाता है कि वो खुद इसी छतरी पर बैठकर जनता की फरियाद सुनते थे। न्याय की छतरी, ये नाम ही अपने आप में बताता है कि राजा के लिए इंसाफ का क्या मोल था। हाँ, इसके अलावा साम्राज्य की शांति के लिए उन्होंने पंडित विश्वरूप के निर्देशन में एक विशाल कोटि यज्ञ भी करवाया था। और जब हम उनके परिवार की बात करते हैं ना, तो कहानी सजीव हो जाती है। बिल्कुल, जैसे उनका वो बेहद फुर्तीला घोड़ा बादल, हाँ, और उनकी माता हीराबेली, पत्नी रंगादेवी, पुत्री पद्मला, ये सब नाम इस कालखंड को सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं रहने देते, इंसानी भावनाओं से जोड़ देते हैं। और जब कोई साम्राज्य सांस्कृतिक और सामरिक मोर्चों पर इतनी तेजी से शिखर पर बढ़ता है ना, तो टकराव तय होता है उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति से। जी। रणथंभौर की ये बढ़ती हुई ताकत दिल्ली सल्तनत की आंखों में बुरी तरह खटकने लगी थी। और यहीं से खिलजी वंश का प्रवेश होता है। 1290 से 1292 ईस्वी के बीच दिल्ली के तख्त पर बैठे जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की तरफ सेना मोड़ दी। जलालुद्दीन का वो मशहूर अभियान। इस पूरी घटना को देखकर मुझे वो बचपन की मशहूर लोमड़ी और खट्टे अंगूर वाली कहानी याद आती है। अच्छा, वो कैसे? जब लोमड़ी बहुत छलांग लगाते हैं पर अंगूर तक नहीं पहुंच पाती, तो झेप मिटाने के लिए कह देती है कि अंगूर खट्टे हैं। जलालुद्दीन का ये अभियान कुछ ऐसा ही था ना? ये तुलना एकदम सटीक है। जलालुद्दीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शुरुआत में उसे एक छोटी कामयाबी भी मिली। उसने झाई दुर्ग पर कब्जा कर लिया था शायद। बिल्कुल, जिसे रणनीतिक रूप से रणथंभौर की कुंजी माना जाता था। इसी रक्षा पंक्ति पर लड़ते हुए हम्मीरदेव के वीर सेनापति गुरदास सैनी वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन मुख्य किले का क्या हुआ? वही तो, जब जलालुद्दीन की सेना ने मुख्य किले की घेराबंदी की, तो महीनों बीत जाने के बाद भी वो किले की एक ईंट भी नहीं हिला सके। किले की घेराबंदी बाहर बैठी सेना के लिए भी कोई आसान काम नहीं होता। उन्हें भी तो रसद चाहिए, मौसम की मार झेलनी पड़ती है, और बीमारियों का खतरा अलग। अंततः हताश होकर जलालुद्दीन को अपनी सेना वापस खींचनी पड़ी। और लौटते वक्त अपनी इस भारी नाकामी को छिपाने के लिए उसने वो ऐतिहासिक बयान दिया। हाँ, वो बयान जो उसकी हताशा दिखाता है। उसने कहा, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये तो वही बात हो गई कि जो चीज हासिल ना हो सके उसका मूल ही गिरा दो। बिल्कुल, खट्टे अंगूर। लेकिन जलालुद्दीन का ये बहाना ज्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका भतीजा और दामाद बैठा, अलाउद्दीन खिलजी, जो न केवल महत्वाकांक्षी था बल्कि बेहद क्रूर भी था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या अलाउद्दीन का हमला सिर्फ अपने चाचा की हार का बदला था? इस युद्ध की नींव को समझने के लिए हमें उस दौर की भू राजनीति को देखना होगा। दिल्ली सल्तनत का खजाना लगातार खाली हो रहा था और उसे एक बहुत बड़ी सेना बनाए रखनी थी। सही कहा। इसके लिए उसे मालवा और गुजरात के समृद्ध व्यापारिक मार्गों पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। रणथंभौर का किला इस मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा था। अच्छा, तो आर्थिक कारण बहुत बड़ा था। हाँ, और इसके अलावा हम्मीरदेव द्वारा दिल्ली को टैक्स देने से साफ इनकार करना भी सुल्तान की सत्ता को खुली चुनौती थी। लेकिन ये तो दीर्घकालिक कारण थे। युद्ध को भड़काने वाला तात्कालिक कारण तो कुछ और ही था ना? बिल्कुल, और वो कारण किसी कूटनीतिक विवाद से ज्यादा एक गहरे इंसानी ड्रामे से जुड़ा था। चंद्रशेखर के ग्रंथ हम्मीर हट में इसका जिक्र है। इस पूरी तबाही के केंद्र में सुल्तान अलाउद्दीन की पत्नी चिमना बेगम और एक मंगोल विद्रोही नेता मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग था। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मोड़ था। जब सुल्तान को बगावत और इस रिश्ते की भनक लगी तो मोहम्मद शाह अपनी जान बचाने के लिए भागकर हम्मीरदेव की शरण में आ गया। और हम्मीरदेव ने न सिर्फ उसे शरण दी बल्कि उसे जागीर भी सौंप दी। अलाउद्दीन को जब ये पता चला होगा तो वो आग बबूला हो गया होगा। बिल्कुल,
उसने तुरंत एक दूत के जरिए हम्मीर देव को अल्टीमेटम भेजा। संदेश साफ था, या तो मेरे विद्रोही को सौंप दो या तबाही के लिए तैयार रहो। मतलब अलाउद्दीन को गुजरात मार्ग पर कब्जा करने के लिए बस एक बहाना चाहिए था। और मोहम्मद शाह के रूप में उसे वो एकदम परफेक्ट बहाना मिल गया। लेकिन कूटनीति तो यही कहती है ना कि एक भगोड़े के लिए अपने पूरे साम्राज्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्या यह हम्मीर देव की एक रणनीतिक भूल नहीं थी? एक शासक की पहली जिम्मेदारी तो अपनी प्रजा की होती है। अगर हम इसे आज के व्यवहारिक चश्मे से देखें तो ये एक भारी भूल लग सकती है, लेकिन राजपूती परंपरा में उस दौर के मूल्यों में शरणागत की रक्षा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। मतलब शरण में आए व्यक्ति की जान बचाना। जी, ये शुद्ध कूटनीति बनाम आदर्शवाद की लड़ाई थी। हम्मीर देव ने सुल्तान के दूत से साफ कह दिया, प्राण त्याग दूंगा परंतु शरणागत को नहीं सौंपूंगा। उनके इस अटल फैसले को राजस्थानी साहित्य में एक बहुत ही शक्तिशाली दोहे के जरिए अमल कर दिया गया है। सिंह गमन सतपुरुष वचन। बिल्कुल। कदली फलत एक बार। बिल्कुल। तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका अर्थ बहुत गहरा है। हाँ, बहुत सीधा और गहरा। मतलब शेर जिस रास्ते से निकल जाता है पीछे मुड़कर नहीं देखता। सच्चे इंसान के मुंह से जो वचन निकल गया वो बदलता नहीं। और केले के पेड़ पर जीवन में बस एक ही बार फल आता है। और विवाह के समय जो तेल चढ़ाने की रस्म होती है वो भी एक ही बार होती है। ठीक उसी तरह हम्मीर की हठ भी ऐसी है, जो एक बार ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। और इसी अटल हठ ने एक ऐसे महायुद्ध की नींव रखी जिसने रणथंबोर की धरती को हमेशा के लिए लाल कर दिया। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपनी सबसे बेहतरीन सेना भेजी। यहाँ हिंदुवाट घाटी का युद्ध होता है, और ये जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि इस शुरुआती मुठभेड़ में चौहान राजपूतों ने अलाउद्दीन की उस खूंखार सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। वो सामरिक दृष्टि से एक बहुत ही भयानक युद्ध था। चौहान सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह ने खिलजी के सबसे खूंखार कमांडरों का सामना किया। नुसरत खां, उलुग खां और अल्प खां, है ना? जी। राजपूती सेना का प्रहार इतना अचूक और हिंसक था कि अलाउद्दीन का मुख्य सेनापति नुसरत खां उसी मैदान में मारा गया। ये तो दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। उनकी सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन ये जीत एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गई। लौटते समय भीम सिंह दुश्मनों के एक अचानक हुए हमले में मारे गए। और इससे हम्मीर देव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके पतन की कहानी लिख दी। गुस्से में लिया गया फैसला। जी हाँ, गुस्से में लिया फैसला अक्सर नुकसानदेह होता है। हम्मीर देव ने अनुभवी धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया और उसकी जगह भोज नाम के एक अयोग्य व्यक्ति को कमान सौंप दी। और भोज सेना को संभालने में नाकाम रहा। पूरी तरह नाकाम। हालांकि बाद में धर्म सिंह को वापस लाया गया, लेकिन तब तक सेना का मनोबल टूट चुका था। आंतरिक गुटबाजी हावी हो चुकी थी। बिल्कुल। और इस आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी खुद एक विशालकाय सेना लेकर रणथंबोर आ धमका। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने किले की ऐसी सख्त घेराबंदी की जिसने किले का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह काट दिया। ये घेराबंदी महीनों तक चली। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये रसद और भूख की लड़ाई थी। बाहर लाखों की सेना बैठी है और अंदर हजारों लोग कैद हैं। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि अन्न और जल का ऐसा भयंकर संकट पैदा हो गया कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना मिलना भी नामुमकिन हो गया। ये सोचना भी डरावना है। दौलत पास है, सोने के ढेर लगे हैं, लेकिन उसे खाया नहीं जा सकता। इंसान भूख से तड़फ रहा था। और जब पेट खाली होता है और मौत सामने दिखती है, तब अक्सर इंसान की वफादारी डगमगा जाती है। अलाउद्दीन ये भलीभांति जानता था। हाँ, वो जानता था कि इस प्राकृतिक चक्रव्यूह को बाहर से हथियारों के बल पर नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उसने साजिश का जाल फेंका। उसने किले के भीतर से ही गद्दार पैदा किए। हार से हताश अलाउद्दीन ने हम्मीर देव के 2 सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को भारी रिश्वत दी, रणमल और रतिपाल। जी, उन्हें किले की जागीर का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। और गद्दारी यही नहीं रुकी। सुरजन शाह नाम के एक व्यक्ति ने किले के गुप्त रास्तों की जानकारी सुल्तान को दे दी। और जो सबसे घिनौना काम उन्होंने किया वो था पानी के स्रोतों और खाद्य सामग्री को अपवित्र करना। उनमें गाय का रक्त और हड्डियां मिला दी गईं। भूखे प्यासे राजपूतों से उनका धर्म भी छीनने की कोशिश की गई। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रहार था जिसने किले के अंदर से हार सुनिश्चित कर दी। जब रसद खत्म हो जाए, पानी की एक बूंद न बचे
और अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंप दिया हो तो एक आम सेना आत्मसमर्पण कर देती है। लेकिन राजपूती खून ने वो रास्ता चुना जो इतिहास में शौर्य की सबसे महान और खौफनाक गाथा बन गया। राजस्थान का प्रथम साका। जी। साका ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी युद्ध रणनीति है, आत्म बलिदान का दर्शन है। बिल्कुल। जब हार निश्चित हो तो क्या किया जाए? 11 जुलाई 1301 का वो दिन। साका में 2 चरण होते हैं ना, जौहर और केसरिया। हाँ, और इसे सिर्फ आत्मघाती कदम नहीं समझना चाहिए। ये एक स्कॉर्च्ड अर्थ यानी सब कुछ भस्म कर देने की कूटनीति थी। मतलब दुश्मन को कुछ भी हासिल न होने देना। बिल्कुल। मध्यकालीन युद्धों में जीतने वाली सेना का मुख्य उद्देश्य खजाना लूटना और महिलाओं को बंदी बनाना होता था। साका के जरिए राजपूतों ने दुश्मन को इस इनाम से वंचित कर दिया। सबसे पहले जल जौहर हुआ, महारानी रंगा देवी और उनकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में। जी। महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए पद्मला तालाब में कूदकर प्राण न्यौछावर कर दिए। अमूमन इतिहास में हम आग के कुंड में जौहर सुनते हैं, लेकिन ये जल जौहर था। ये एक बहुत अनोखा और दुखद तथ्य है। और जब पीछे बचाने के लिए कोई नहीं बचा, तब हम्मीर देव और उनके बचे हुए योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना। किले के भारी भरकम दरवाजे खोल दिए गए। वो भूखे और प्यासे योद्धा अब जान बचाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनका मकसद था मरने से पहले दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा खून बहाना। वो सुल्तान की विशाल सेना पर टूट पड़े, भीषण मारकाट मची और अंततः लड़ते हुए हम्मीर देव और उनके सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ उस व्यक्ति का जिक्र करना भी बहुत अहम है जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ी गई थी, मंगोल शरणार्थी मोहम्मद शाह। उसकी वफादारी भी इतिहास में दर्ज होने लायक है। बिल्कुल। युद्ध के बाद जब अलाउद्दीन को मोहम्मद शाह अधमरी हालत में मिला तो सुल्तान ने उससे पूछा कि अगर मैं तेरा इलाज करवा दूं तो तू क्या करेगा? और उसने क्या जवाब दिया? उसने बिना खौफ के कहा, मैं ठीक होते ही सबसे पहले तुझे मौत के घाट उतारूंगा और फिर हम्मीर देव की किसी वंशज को गद्दी पर बिठाऊंगा। क्या बात है, मौत सामने है फिर भी वो नहीं डरा। और इस बेबाक जवाब को सुनकर क्रोधित सुल्तान ने उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। उसने जीवन दान ठुकरा दिया, लेकिन अपने शरणदाता के प्रति वफादारी नहीं छोड़ी। दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी की वो क्रूर मानसिकता भी सामने आई। जिन रणमल और रतिपाल ने गद्दारी करके उसे किला जितवाया था, अलाउद्दीन ने उन्हें इनाम देने के बजाय मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, उसका तर्क बहुत क्रूर पर स्पष्ट था। उसने कहा, जो लोग अपने सगे राजा के विपत्ति के समय वफादार नहीं हुए, वे मेरे सगे कैसे हो सकते हैं? गद्दारों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसके बाद उसने झाई दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर रख दिया और किले का शासन अपने भाई उलूग खां को सौंप दिया। इस पूरी घटना का एक और दिलचस्प पहलू है उस समय के प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो, जो इस अभियान में सुल्तान के साथ मौजूद थे। हाँ, उनका वो मशहूर कथन है ना, किले के पतन के बाद उन्होंने लिखा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। बिल्कुल। पर यहाँ कुफ्र शब्द को ऐतिहासिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। वो कैसे? उस दौर के इस्लामी नजरिए से कुफ्र का अर्थ उस सत्ता या राज्य से था जो सुल्तान के मजहब को स्वीकार नहीं करते थे। खुसरो का यह बयान एक सत्ताधारी द्वारा अपनी राजनीतिक और सैन्य विजय की उद्घोषणा थी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक टिप्पणी नहीं थी? नहीं, ये एक राजनीतिक विजय का ऐलान भी था। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो अंततः अगर हम इस पूरी गाथा का निष्कर्ष निकालें तो क्या हम्मीर देव की ये अडिग हट पूरी तरह व्यर्थ गई? मतलब उनका साम्राज्य मिट गया, परिवार खत्म हो गया और वो किला दुश्मन के हाथ में चला गया। तो क्या ये सब व्यर्थ था? अगर आप इसे सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो ये एक पराजय थी, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पटल पर हम्मीर देव की कभी हार नहीं हुई। वो अपने उसूलों पर अडिग रहे। बिल्कुल। नयन चंद्र सूरी के हम्मीर महाकाव्य, जोधराज के हम्मीर रासो और चंद्रशेखर के हम्मीर हठ जैसे ग्रंथों ने उन्हें एक महानायक बना दिया, जिसमें एक शरणार्थी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि प्राणों से प्यारा सम्मान होता है। आज के दौर में जहां वादे अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़े जाते हैं, हम्मीर देव की ये कहानी बहुत गहरी चोट करती है। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी। जाने से पहले हम ये कहानी एक ऐसे प्रश्न पर छोड़ना चाहेंगे जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। एक तरफ हम्मीर का हठ और अपने वचन के प्रति उनकी निष्ठा आदर्शवाद के सबसे ऊंचे शिखर को छूती है। ये सिखाती है कि चरित्र की कीमत जान से बढ़कर है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ
क्या एक अकेले भगोड़े की रक्षा के लिए अपनी लाखों की प्रजा, अपने पूरे परिवार और एक समृद्ध रियासत को युद्ध की आग में झोंक देना एक शासक के रूप में सही निर्णय था? ये एक बहुत जटिल नैतिक दुविधा है। बिल्कुल। एक लीडर के तौर पर वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए जहां आपके व्यक्तिगत उसूल आपके लोगों के जीवन और सुरक्षा पर भारी पड़ने लगें? इस दुविधा का कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही वो बात है जो इतिहास के इस पन्ने को सदियों बाद भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और एक डार्क कैनवस की कल्पना करते हैं। गहरा नीला, लगभग काले रंग का आसमान, और उस पर सुनहरे अक्षरों में एक नाम उभरता है, चौहान। एकदम एक सिनेमैटिक ओपनिंग की तरह। बिल्कुल। और साल है 1191। एक ऐसा युद्ध जीता गया जिसे भारत की सीमाओं को सदियों तक सुरक्षित कर देना चाहिए था। एक विदेशी आक्रमणकारी को पूरी तरह धूल चटा दी गई थी। लेकिन फिर एक फैसला लिया गया। हाँ, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। जीतने वाले राजा ने उस विदेशी सेनापति को जीवित वापस जाने दिया, और ठीक एक साल बाद उसी कूटनीतिक चूक ने एक ऐसे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जिसे बनने में 600 साल लगे थे। देखिए, यही इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। अक्सर जब हम चौहान वंश के बारे में बात करते हैं तो सीधे पृथ्वीराज चौहान और तराइन के युद्ध पर पहुंच जाते हैं। सही बात है। लेकिन अगर हम उस 600 साल के सफर को ना समझे कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि 1192 में जो कुछ भी हुआ वो इतना विनाशकारी क्यों था। तो आज की इस गहन चर्चा, या कहें इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है। हम बिजोलिया शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए इस चौहान सागा की गहराइयों में जाएंगे। हम सिर्फ युद्धों की तारीखें नहीं रटने वाले। एकदम सही। हम ये समझेंगे कि कैसे उन्होंने भारत के फ्रंटियर गार्ड्स यानी सीमा रक्षकों के रूप में काम किया। हाँ, और कैसे महलों के निर्माण से लेकर युद्ध के मैदान की धूल और धोखे तक की कहानियां रची गईं। तो चलिए इस विशाल कालखंड के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। 551 ईस्वी, वासुदेव चौहान का समय। बिल्कुल। वासुदेव चौहान द्वारा सांभर में इस साम्राज्य की नींव रखी गई, और उनकी पहली राजधानी थी अहिच्छत्रपुर, जिसे आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। अब एक बात जो बिजोलिया शिलालेख में बहुत ध्यान खींचती है, वो है इनकी उत्पत्ति। डॉक्टर दशरथ शर्मा के शोध का जिक्र कर रहे हैं आप। हाँ। उनके अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। तो मतलब ये सामाजिक और राजनीतिक सत्ता के नजरिए से क्या संकेत देता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सत्ता और सामाजिक वर्ग बहुत गहराई से जुड़े होते थे। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होने का मतलब ये है कि सत्ता हासिल करने के लिए केवल तलवार ही काफी नहीं थी। अच्छा। हाँ, समाज में एक बौद्धिक और धार्मिक वैधता की भी जरूरत होती थी। और शुरुआत में तो चौहान पूरी तरह से स्वतंत्र थे भी नहीं। वे प्रतिहारों के सामंत थे, है ना? बिल्कुल। प्रतिहार उस समय उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी ताकत थे, और चौहान उनके अधीन रहकर पश्चिमी सीमाओं को संभालते थे। लेकिन कोई भी महत्वाकांक्षी नेतृत्व हमेशा किसी के अधीन तो रहना नहीं चाहता। और यहीं पे गुवक प्रथम का उदय होता है। अगर हम आज की दुनिया से एक एनालॉजी लें तो ये एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी लगती है जो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ढांचे के अंदर शुरू होता है। एग्जैक्टली। वो वहां रहकर काम सीखता है, अपने संसाधन जुटाता है, और फिर एक दिन अपनी पेरेंट कंपनी से अलग होकर अपना खुद का एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर देता है। गुवक प्रथम ने ठीक यही किया। उन्होंने प्रतिहारों की अधीनता से खुद को आजाद किया और वीर राजा की उपाधि ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो मंदिर बनाना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था? बिल्कुल नहीं। जब एक सामंत खुद को स्वतंत्र घोषित करता है तो उसे अपनी संप्रभुता को मतलब भौतिक रूप में साबित करना होता है। भव्य मंदिर बनवाना इस बात का प्रतीक था कि उनके पास मजबूत अर्थव्यवस्था है, बेहतरीन कारीगर हैं, और सबसे बढ़कर एक तरह का राजनीतिक संदेश कि अब हम किसी को टैक्स नहीं देते। एकदम सही। ये पत्थरों पर उकेरा गया एक ऐलान था। इसी बात से जुड़ा एक और प्रसंग है जो मुझे बहुत हैरान करता है। चंदनराज की पत्नी रानी रुद्राणी की कहानी। दस्तावेज बताते हैं कि वो पुष्कर में महादेव के लिए रोजाना 1000 दीपक जलाती थी। हाँ, यौगिक क्रियाओं में निपुण थी वो। अब पहली नजर में ये एक गहरी धार्मिक आस्था लगती है, लेकिन जरा सोचिए, रोज 1000 दीपक जलाना, इसके लिए तेल, रुई और लोगों की एक पूरी फौज चाहिए होगी। क्या ये सिर्फ धर्म था या अपनी शक्ति का कूटनीतिक प्रदर्शन?
देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान मानना इतिहास को बहुत सतही तौर पर देखना होगा। पुष्कर एक बहुत बड़ा तीर्थ और व्यापारिक केंद्र था। मतलब बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका। बिल्कुल, वहां रोजाना 1000 दीपक जलाना, वो भी एक रानी के द्वारा, आसपास के सभी राज्यों और व्यापारियों को ये संदेश देता था कि चौहान साम्राज्य के पास असीमित संसाधन हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन था। क्या बात है। और इसके बाद के शासकों ने इस सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर में भी बदला। वागपति राज को ही ले लीजिए, उन्होंने 108 युद्ध जीते। 108? बाप रे। हाँ, और फिर सिंहराज ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि ली। ये इस बात का अंतिम प्रमाण था कि अब कोई उनके ऊपर नहीं है। उनकी अपनी एक स्वतंत्र और अजेय राजनीतिक पहचान बन चुकी थी। और जब ये पहचान बन गई तो उन्होंने अपने साम्राज्य का भूगोल बदलना शुरू किया। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर बसाया और वहां अजमेरू दुर्ग बनाया, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। हाँ, अब जिब्राल्टर वाली एनोलॉजी इसलिए सटीक है क्योंकि जैसे यूरोप में जिब्राल्टर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है, वैसे ही अजमेर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी रणनीतिक ऊंचाई पर था जहां से पूरे राजपुताना और गुजरात के व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल किया जा सकता था। और अजय राज की दूरदृष्टि सिर्फ किले बनाने तक सीमित नहीं थी। उनके काल की प्रशासनिक परिपक्वता देखिए। उन्होंने अपनी रानी सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए। सच में, उस दौर में एक रानी के नाम के सिक्के? मध्यकालीन इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि सत्ता के संचालन में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम थी। अजय राज के काल को चौहान वंश का निर्माण काल माना जाता है। लेकिन इसके बाद जो शासक आए, अर्णोराज, जिन्हें आणाजी भी कहा जाता है, उनका कालखंड थोड़ा अलग था। वो भव्यता और भयानक युद्धों का एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल, और यहाँ आना सागर झील की कहानी आती है। अगर हम उस दौर के भारत के नक्शे को अपने दिमाग में विजुलाइज करें तो ये घटना उस डार्क कैनवस पर एक गहरे लाल रंग की तरह उभरती है। बहुत गहरे लाल रंग की तरह। 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने अजमेर के पास तुर्कों के एक बड़े आक्रमण को विफल किया, लेकिन युद्ध इतना भीषण था कि पूरी जमीन मतलब खून और लाशों से सन गई थी। और उस धरती को साफ करने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को मोड़ा गया। हाँ, कल्पना कीजिए, इतनी सुंदर आना सागर झील का निर्माण केवल इसलिए किया गया क्योंकि वहां की जमीन एक भीषण युद्ध के खून से लाल हो चुकी थी। ये कितना डार्क सिनेमैटिक मेटाफर है। ये उस समय की भू राजनीतिक वास्तविकता थी। तुर्कों के आक्रमण तेज हो रहे थे। अर्णोराज ने झील बनवाई जो अजमेर जैसे सूखे इलाके में जल सुरक्षा की गारंटी भी थी। एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल। उन्होंने पुष्कर में भव्य वराह मंदिर भी बनवाया। बाहरी दुश्मनों से वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन विडंबना देखिए। हाँ, उनकी मौत की कहानी। जिस राजा ने विदेशी आक्रमणकारियों से साम्राज्य को बचाया, उसकी हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की। उनकी हत्या उनके अपने ही बड़े बेटे जगदेव ने कर दी। जगदेव, जिसे इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। मतलब ये दिखाता है कि बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक कई बार आंतरिक कलह होती है। सत्ता की भूख खून के रिश्तों को भी निकल जाती है। एकदम सही। लेकिन चौहान वंश की जड़ें इतनी गहरी थीं कि इस पारिवारिक त्रासदी के बाद भी साम्राज्य बिखरा नहीं, बल्कि इसके बाद जो शासक आए, विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने तो साम्राज्य को स्वर्ण काल में पहुंचा दिया। 1158 से 1163 का काल। हाँ, उन्होंने दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। शिवालिक स्तंभ लेख इसी का प्रतीक है ना? बिल्कुल। वो हिमालय की तलहटी से लेकर विंध्य तक उनकी सत्ता का दस्तावेज है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी तलवार नहीं थी। हाँ, उनकी कलम। यहाँ मुझे जूलियस सीजर वाली बात याद आती है। मतलब एक ऐसा इंसान जो क्रूर युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करे और टेंट में वापस आकर शेक्सपियर के स्तर का साहित्य रचे। बहुत सही तुलना है। विद्वान किल्हौन ने तो उनकी तुलना कालिदास से की थी। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा जाता था। उन्होंने संस्कृत में हरिकेली नाटक लिखा। और उनके दरबार में सोमदेव और नरपति नाल्ह जैसे विद्वान थे। और सबसे खास बात, उन्होंने अजमेर में एक भव्य संस्कृत पाठशाला बनवाई और टोंक में बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। लेकिन यहाँ इतिहास एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेता है। मतलब सांस्कृतिक पतन का एक ऐसा उदाहरण जो रोंगटे खड़े कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाला वाकया। हाँ,
पीढ़ियों बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा किया तो उसने उसी महान संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया और उसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया, जिसे आज ढाड़ी दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई आक्रांता किसी सभ्यता पर कब्जा करता है तो वो सिर्फ जमीन नहीं जीतता। विजेताओं ने हमेशा हारे हुए साम्राज्यों के प्रतीकों को बदला है। उनकी ज्ञान परंपरा को नष्ट करना एक सोची समझी कूटनीति होती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान ही भूल जाएं। एकदम सही। और ये पतन एकदम से नहीं हुआ। स्वर्ण युग ने जिस विशाल साम्राज्य को जन्म दिया था, उसे संभालने की जिम्मेदारी अचानक एक 11 साल के बालक के कंधों पर आ गई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक किंवदंती का जन्म। 1177 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्हें राय पिथौरा और दलपुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधियां मिली। उनका प्रिय घोड़ा नाट्यरंभा। शुरुआत में उनकी माता कर्पूरी देवी और मंत्रियों ने राज्य संभाला, लेकिन बड़े होने पर उनकी दिग्विजय नीति सामने आई। चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने की नीति। उन्होंने भंडानुकों का दमन किया, महोबा की युद्ध में चंदेलों को हराया, जहां आल्हा और ऊदल जैसे वीर मारे गए, और नागौर युद्ध में चालुक्यों से भी संघर्ष किया। यहीं पर मुझे रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी आपत्ति है। मतलब दिग्विजय नीति तो ऐसी हो गई कि आप अपना घर बड़ा करने के लिए अपने आसपास के हर पड़ोसी के घर में आग लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। जब आपको पता है कि विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आप अपने पड़ोसियों को क्यों खत्म कर रहे हैं? जब बाहर से लुटेरे आएंगे तो कोई भी पड़ोसी आपके साथ क्यों खड़ा होगा? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये कूटनीतिक दरार चौहानों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनी। पृथ्वीराज ने कोई बफर स्टेट नहीं छोड़ा, और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया कन्नौज के जयचंद के साथ उनकी दुश्मनी ने। संयोगिता के अपहरण और गंधर्व विवाह वाला प्रसंग। हाँ, इस घटना ने उत्तर भारत के राजपूत राजाओं को बुरी तरह बांट दिया, और इसी फूट का फायदा बाद में विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। और वो विदेशी आक्रांता था मोहम्मद गौरी। पड़ोसियों से दुश्मनी का सबसे खौफनाक परिणाम तब सामने आया जब पृथ्वीराज को गौरी से अकेले लड़ना पड़ा। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो पूरी तरह से अलग सैन्य रणनीतियों का टकराव था। विजुअल कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ भारी भरकम हाथियों वाली राजपूत सेना जो उच्च युद्ध नियमों यानी धर्म युद्ध से बंधी थी, और दूसरी तरफ तेज तरार मध्य एशियाई घुड़सवार जिनके तीरंदाज अचूक थे और जो छल कपट को ही सबसे बड़ी रणनीति मानते थे। राजपूतों का शौर्य पहले युद्ध में भारी पड़ा, गौरी हार गया। लेकिन फिर हुई वो ऐतिहासिक भूल, भागती हुई तुर्क सेना का पीछा न करना, जिसे हम घातक विलंब कह सकते हैं। गौरी को जीवित वापस जाने देना और उसे तैयारी के लिए पूरा 1 साल दे देना। जब उच्च आदर्श क्रूर कूटनीति से टकराते हैं तो अक्सर आदर्शों की हार होती है। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में यही हुआ। गौरी इस बार सीधे नहीं लड़ा। उसने रुकनुद्दीन हमजा के जरिए झूठी संधि का प्रस्ताव भेजा, और फिर धोखे से सुबह हमला कर दिए जब राजपूत सैनिक तैयार भी नहीं थे। राजपूत सेना हार गई और समकालीन इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज के अनुसार पृथ्वीराज की रणभूमि में ही मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद की कहानियों ने इतिहास और किंवदंती के बीच एक धुंधली रेखा खींच दी, और यहां से भारतीय सत्ता का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। आप चंबरदाई के पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कहानी के अंधे पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण चलाकर गौरी का वध कर दिया। जबकि ऐतिहासिक तथ्य जैसे हसन निजामी के लेख कुछ और ही कहते हैं। पृथ्वीराज ने अजमेर में गौरी के अधीन सामंत के रूप में शासन किया था। वो सिक्के भी तो मिले हैं जिन पर उनका और मोहम्मद साहब का नाम है। बिल्कुल, और बाद में विद्रोह करने पर उन्हें मार दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि शब्दभेदी बाण की कहानी एक शानदार सिनेमैटिक क्लाइमैक्स जैसी है। ये भले ही ऐतिहासिक तथ्य ना हो, लेकिन ये उस दर्द और प्रतिरोध की भावना को दर्शाती है जो उस समय के लोग महसूस कर रहे थे। सच है, और प्रतिरोध रुका नहीं। 1194 में पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने रणथंबोर शाखा की स्थापना की। तो इस पूरी डीप डाइव को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि चौहान वंश केवल तराइन में हारने वालों का वंश नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये 600 वर्षों की एक अदम्य गाथा है। उन अभेद्य सीमा रक्षकों की कहानी है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तारागढ़ और बीसलपुर जैसे निर्माण किए। लेकिन जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न। क्या है वो? चौहान वंश के इतिहास में राजपूती आदर्शों और धर्म युद्ध के नियमों ने उन्हें महान तो बनाया, लेकिन क्या इतिहास हमें ये सिखाता है कि जब दुश्मन हर नियम तोड़ने को तैयार हो तो आपकी सबसे बड़ी नैतिकता ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? बहुत गहरा सवाल है।
अगर 1191 में राजपूतों ने अपने नियम तोड़कर भागती हुई तुर्क सेना को खत्म कर दिया होता तो क्या आज भारत का नक्शा और इतिहास कुछ और होता?